एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है फर्स्ट सेमेस्टर का शो सीरीज़, और शो सीरीज़ का नाम है समाजशास्त्रीय परिपेक्ष। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तभी ये वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके सभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नौ प्रकारवाद क्या है, इसमें अलेक्जेंडर के क्या योगदान है, उसमें पूछ रहा है। तो एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आप गेन कर पाओगे और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड भी कर पाओगे। तो 1960 के बारे में बात होता है। ये जो है सन आपको याद करना है। 1960 के दशक में यूरोप को छोड़कर पूरे विश्व भर में प्रकारवाद का ही बोलबाला था। सभी, चाहे भारतीय समाजशास्त्री हो चाहे विदेशी हो, सभी जितने भी समाजशास्त्री हों, सभी लोगों के जुबान पे जो है प्रकारवाद का इस सिद्धांत का ही बोलबाला था, और इसी सिद्धांत पे सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे थे। लेकिन 1960 से 1980 के बीच संरचनात्मक प्रकारवाद जो सिद्धांत है उसका जो है वो धीरे धीरे गिरने लगा, मतलब उसकी उन्नति में कमी आने लगी। इसी को जब कमी आने लगी, यानी कि इस सिद्धांत में जब गिरावट आने लगा, तो इसी सिद्धांत को नए तरीके से पेश किया गया, जिसका नाम पड़ा नौ प्रकारवाद। इस सिद्धांत को पुनर्जीवित करने के लिए नौ प्रकारवाद सिद्धांत का निर्माण किया गया, यानी कि नए तरीके से प्रस्तुत किया गया। यही नौ प्रकारवाद है। आपको उतना लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, इस हेडिंग पे फोकस करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। नौ प्रकारवाद में अलेक्जेंडर का क्या योगदान है, पूछ रहा है। जो अलेक्जेंडर है, ये नौ वामपंथी थे, यानी मार्क्सवादी और नौ प्रकारवादी दोनों में इनकी गणना की जाती है, क्योंकि इनकी जो पुस्तक थी न्यू फंक्शनलिज्म की भूमिका में इन्होंने इन दोनों सिद्धांत के अतिरिक्त और भी सिद्धांत का इन्होंने अपनी पुस्तक में नौ प्रकारवाद में और मार्क्सवादी, इस सभी में तो अपने सिद्धांत का वर्णन किया ही था, उसके बाद अन्य सिद्धांत का भी इन्होंने वर्णन किया था अपनी पुस्तक में। फिर यहाँ पे आपको जिसे हम नौ प्रकार जानते हैं, यहाँ पे 1960 के दशक में संरचनात्मक प्रकारवाद का पतन शुरू हो गया था, परंतु 1980 के दशक के मध्य इसका पुनः उद्भव नौ प्रकारवाद के नाम से जाना गया। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि नौ प्रकारवाद और कुछ नहीं, पुरानी बोतल में नई शराब है। क्या है? पुरानी बोतल में नई शराब है। ये लाइन आपको लिखना है। यहीं पे अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी 1985 में इन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह प्रकारवादी सिद्धांत की एक आत्म आलोचनात्मक धारा है, जो इसकी सैद्धांतिक आत्मा को बनाए रखते हुए प्रकारवाद के बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार करना चाहती है। यहाँ तक आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ से आ जाना है। यहाँ पे इन्होंने नौ प्रकारवाद की कुछ विशेषताएं बताई हैं। इसको आप पॉइंट के थ्रू एग्जाम में दो लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इन्होंने बताया कि एक प्रतिमान को जन्म देती है। जो है नौ प्रकारवाद एक प्रतिमान को जन्म देती है। यह प्रतिमान व्यवस्था को बनाए रखने में अपने परिवेश से अलग करता है। व्यवस्था के जो अंग होते हैं, यानी कि सहजीवी आधार पर बंधे होते हैं, उनकी अंतःक्रिया द्वारा, यानी कि नौ प्रकारवाद किसी एक निर्धारणवादी को स्वीकार नहीं करता। यह एक स्वतंत्र और बहुलवादी उपागम है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है और ये किसी में बंधे नहीं होता है। यह एक स्वतंत्र उपागम है, यानी सिद्धांत है। अलेक्जेंडर ने स्पष्ट रूप में माना कि नौ प्रकारवाद जो है क्रिया और व्यवस्था दोनों को समान रूप में महत्व देता है। ये क्रिया को और व्यवस्था दोनों को समान रूप से महत्व देता है। नौ प्रकारवाद जो है विचलन और सामाजिक नियंत्रण दोनों को सामाजिक व्यवस्थाओं की यथार्थताएं मानता है। ये सारे पॉइंट देकर आप अपने एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो।
जो है अलेक्जेंडर ने बहुलयामी समाजशास्त्र की रचना की थी। आपको ये भी लिख देना है और ये सन का भी ध्यान रखना है आपको। इन्होंने इसके विश्लेषण के चार स्तर बताए थे। सामूहिक आदर्शवाद, और दूसरा इन्होंने बताया सामूहिक भौतिकवादी। चौथा इन्होंने बताया कि व्यक्तिवादी और भौतिकवादी, ये 3 इन्होंने बताए थे। अलेक्जेंडर ने अपने विश्लेषण मॉडल में सामूहिक आदर्शवादी स्तर के विश्लेषण को अधिक महत्व दिया था। किसको? सामूहिक आदर्शवादी को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।